सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज है हमारा डे 14 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना सबसे सिंपल तरीके में आज इसको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझने के पहले टर्म्स पता होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है जब कभी भी लाइट सेम मीडियम में ही टकरा के वापस आती है उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब कभी लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन अब जो कंडीशन होगा वो किसके लिए होगा, रिफ्रैक्शन के लिए। और हमें पता है कि जब लाइट एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो हम आगे इन फिनोमिना को क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, दो अलग अलग मीडियम है। पहला मीडियम क्या है अपने पास, एयर। दूसरा मीडियम क्या है अपने पास, वाटर। ठीक है, और हमें पता है कि जब हम किसी भी मीडियम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो एक मीडियम को हमने सेपरेट किया, ये हो गया मीडियम सेपरेशन। और हमें पता है कि जब हम मीडियम के परपेंडिकुलर नॉर्मल कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री हुआ उसके मीडियम के सेपरेशन के बीच, विदाउट एनी डेविएशन वो सीधे ही चली जाती है। लाइक ये पॉइंट पे हमने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, हम इसको आगे की तरफ प्रोसीड करें लाइट। और हमें पता है हमने क्या किया हुआ, चेंज किया हुआ है। रिफ्रैक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग, दैट मींस अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर है तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं क्या करूं, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है, 90 डिग्री हुआ क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ। अब इसी केस में मैं क्या करूंगा, अलग अलग कंडीशंस पे क्या करूंगा, एंगल को रखूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे हो रहा है। तो यहां से मैंने क्या किया, एक दूसरी रे ऑफ लाइट ली, यहां से ली। अब मैंने क्या किया, मीडियम से कुछ एंगल बढ़ा दिया, एंगल को मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ एंगल मैंने चेंज कर दिया। तो हमें पता है कि जब कोई भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है नॉर्मल पे बेंड होती है, लेकिन ये डेंसर से रेयर जा रही है क्योंकि वाटर क्या है, डेंसर है, और एयर क्या है, रेयर है। तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे नॉर्मल लेता हूं, ये नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल से कहां जाएगी, ये दूर जाएगी। दैट मीन्स इस तरीके से ये हुआ। तो यहां पे जो एंगल बना आई, यहां पे एंगल क्या बना, आर। मैं अगर यहाँ पे I1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे R1 लिख सकता हूँ क्योंकि मैं आगे अलग अलग एंगल्स के लिए करने वाला हूँ। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, अब एंगल चेंज किया, मतलब इस कंडीशन पे ये मुझे टर्म्स मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर रहा हूँ। एंगल चेंज किया मैंने फिर से, अब इस पॉइंट पे आया, हमें पता है फिर से वही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से फिर वही चीजें कि भाई अब क्या होगा, इसमें चेंजेस होंगे, ये क्या होगा, और बेंट हो जाएगा। ये बना अपना I2, ये हो गया R2। सिमिलरली हुआ। अब इसी थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये हुआ आगे। अब हमारे पास यहाँ पे भी केस में क्या बोला, सेम ही चीजें हो रही, अभी भी हमें कुछ भी डेविएशन नहीं मिला। अब मैं एंगल को क्या कर रहा हूँ, और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। जब मैं एंगल को और बढ़ा रहा हूँ, लाइक इस तरीके से मैंने एंगल लिया, यहाँ पे आया एंगल, इस पॉइंट पे आया, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सरफेस के नॉर्मल है, दैट मीन्स ये हमने फटाफट नॉर्मल ड्रॉ किया। अब इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी, इस तरीके से यहाँ पे हो गई। तो इनके बीच का जो एंगल, वो रुको इसको थोड़ा सा, इसको हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे एंगल क्या बना, I3 बना, ये एंगल क्या हो गया, R3। अब इस कंडीशन के बाद जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, एक पॉइंट पे वो एंगल क्या हो जाएगा, सरफेस के साथ हो जाएगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब वहां पे जो एंगल बनेगा, अब इस केस के लिए अगर मैं बोलूं बेटा, तो यहां से अपना एंगल स्टार्ट हुआ, यहां से आए, इस पॉइंट पे आया। अब ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के क्या हुआ, परपेंडिकुलर चली गई, मतलब इसी वे में सरफेस के मीडियम में ट्रेवल करने लगी। लाइक इस पोर्शन पे कवर अप हो गया ये। इनके बीच का एंगल क्या बना, 90 डिग्री बना। किसका एंगल, R4 की वैल्यू क्या बनी, 90 बनी। और ये क्या था हमारा, I4। इंसिडेंट रे जो हमने लिया चौथे कंडीशन के लिए वो।
अब इस कंडीशन के बाद जब मैं क्या करूंगा, लाइट को, इस कंडीशन के बाद जब मैं लाइट को क्या करूंगा और एंगल बढ़ा करके रखूंगा, उस केस में मुझे क्या करना, मेरे पास जो भी एंगल होगा इस एंगल से ज्यादा होगा, अगर इससे कम होगा तो इसके पहले वाले कंडीशंस फॉलो हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इससे ज्यादा एंगल फिर से लेकर ट्राई करना है, क्योंकि हमें ये जो एंगल मिला इस एंगल को हम बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये एक पॉइंट के बाद हमें वैल्यू क्या हो गई, चेंज होती मिली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल। अब हमने एंगल I4 से और ज्यादा लिया, जब हमने एंगल I4 से और ज्यादा लिया तो हमें जो टर्म्स होंगे किस तरीके से मिलेंगे देख लेते हैं। ये हुआ। अब इस पॉइंट पे जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, इंसिडेंट एंगल जो क्रिटिकल एंगल है इससे ज्यादा एंगल लिया हमने, तो इस पॉइंट पे लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, मतलब वहां पे स्नेल का लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होगा, इसी वे में क्या होगा, सेम मीडियम में चला जाएगा। और हमें पता है कि जब लाइट सेम मीडियम में टकरा के वापस आती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, टर्म्स हमारे क्लियर आउट करने हैं। अब हमने जैसे टर्म लिखा, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया अपने पास I5 हो गया, ये क्या हो गया R5 हो गया। लेकिन इस कंडीशन में जो I है, ये जो I है किससे ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जो I4 था हमारा। जब तक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है और हमारा पूरा फिनोमेना तब तक वर्क नहीं करेगा। ये बच्चों आपको याद रखना है कि कैसे ये टर्म्स हो गए, हमें हमेशा याद रखना है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी हमारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। अब इस पॉइंट पे जब हुआ कंडीशन, तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं इसमें अपने स्नेल्स लॉ लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, एक सेकेंड, अब अगर मैं स्नेल्स लॉ इसमें लगा रहा हूं बेटा, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट हो रहा है। दैट मीन्स यहां पे मैंने क्या, एयर को क्या मान लिया n1, वाटर को क्या मान लिया n2, तो यहां पे क्या हो जाएगा n1 साइन, यहां पे एंगल अगर मैं 90 लेके चल रहा हूं साइन 90 इक्वल्स टू, या तो अगर मैं पहले r लिख के करता हूं ताकि आपको तब में डाउट ना हो, साइन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n2 साइन i। अब इस केस में हमें देखें हमारा r की वैल्यू क्या हो रही है 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास टर्म्स, अगर मैं चेंज करके लेके चलता हूं तो ये टर्म्स कहां से कहां जा रहा है, वाटर से कहां जा रहा है, एयर में, तो ये क्या हो जाएगा साइन r अपॉन साइन i इक्वल्स टू n2 बाई n1। तो विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो ये पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, n21 लिख सकता हूं। अब इसी के साथ हमें टर्म्स को आगे करना, क्योंकि हमें पता है r कितना हमारे पास 90 डिग्री जो क्रिटिकल एंगल पे हमें मिला हुआ, और यहाँ पे हमारे पास एज इट इज है, जो i को किससे रिप्लेस करेंगे हम IC से, और r की वैल्यू क्या मिल गई 90। सो साइन 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और I साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन IC। ये टर्म्स हम यहां पे रखेंगे, साइन r कितना हो जाएगा 1 अपॉन I की जगह पे IC, साइन IC इक्वल्स टू n21 हो गया। अब अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, रेसिप्रोकेट कर दे रहे, साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन n21, और एल्स IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन n21। ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला, जो कि बहुत इजी, 1 मार्क के क्वेश्चन में हमें आ सकता है, इजीली फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको एक सबसे मुद्दे की बात बताता हूं कि क्रिटिकल एंगल अगर हमारे पास है तो उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क क्या पड़ता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया हमने। अब हमें पता चला कि जब कभी भी हमारे पास पूछा जाए कि क्रिटिकल एंगल क्या हो सकता है, कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा
क्रिटिकल एंगल क्या होगा, उतना कम होगा। मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है 2.42। अगर मैं एज एग्जांपल डायमंड का ले रहा हूं, कितना हो रहा है 2.42 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सो क्रिटिकल एंगल उसका क्या होगा, बहुत कम होगा। सो आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको और सिंपल वे में समझते हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, ज्यादा है, तो समझ जाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे पास, कम है। अगर क्रिटिकल एंगल कम हो रहा है तो समझ जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। सॉरी, बराबर। अब हमें अगर देखना है टर्म्स में कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बोलूं सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नियरली 1.33 होता है। अब 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सबसे कम हुआ, सो क्रिटिकल एंगल इसका क्या हो जाएगा 48.45 नियर अबाउट, या तो हम अप्रोक्सीमेट 48 हम इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वाटर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा 48 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सिमिलरली क्या है अपने पास, डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सो डायमंड में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो आर आई क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2.42, क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 24.4। इतना समझ गए, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा सो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ लिया और आगे इसी तरीके के वीडियोस में आपको डिलीवर करता रहूंगा और आई होप आपके जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में।